पेज नंबर 223 हम लोगों ने कल कवर कर लिया था कि संवाहितो निश्चेष्ट कारणम गुण, परिभाषा देख ली थी मेनली। इसके बाद आप आगे देख रहे हो आधि भौतिक और आध्यात्मिक या आत्मगुण। तो ये संख्या भी देख लोगे एक बार। तो आधि भौतिक 35 गुण होता है, तो सामान्य गुण 20 प्लस विशिष्ट गुण 5 प्लस ये पराधि गुण 10, इस तरह करके टोटल ये 35 हो जाता है। 35, 20, 10 और 5 ऐसा, ठीक है ना। आध्यात्मिक गुण या आत्म गुण, एक सुख दुख इच्छा द्वेष प्रथम बुद्धि, वो 6 होता है। तो ये आप जानते हो टोटल जो हो जाता है 41 हो जाता है, ठीक। चक्रपाणी अध्यात्म गुणों को ही आत्म गुण कहते हैं। गंगाधर गुरुवादी गुणों को शारीर गुण कहता है। तो गुरुवादी गुण का है आपसे कोई, या शारीर गुण का है, ठीक है। चिकित्सा गुण भी कहते हैं उन्हीं को, तो याद रखोगे। लिखा भी है चिकित्सा गुण, शारीर गुण भी कहा जाता है। चिकित्सा में सिद्धि के लिए आवश्यक गुण, तो पराधि गुण। और ये दोनों पॉइंट कल बात हुई थी लास्ट, कि सुश्रुत ने व्यवहाय विकासी सुगंध सुगंध दुर्गंध इन गुणों का वर्णन किया। भाव प्रकाश ने शुष्क गुण का वर्णन किया है। गुण स्वरूपतः फिजिकल और फार्माकोलॉजिकल दोनों प्रॉपर्टी से युक्त होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, आज जो फर्स्ट टॉपिक है वो यहाँ से है। तो गुरुवादी गुणों की यहाँ परिभाषा दी गई है, वन लाइनर दिए गए हैं, तो ध्यान से देखोगे, ये रटा हुआ होना चाहिए। तो गुरु गुण, ब्रह्मणे कर्मणि शक्ति, यानी जो ब्रह्मण की शक्ति है वो गुरु द्रव्य होता है, जो ब्रह्मण करते हैं शरीर का, ठीक है। तो गुरु और ब्रह्मण ये शब्द याद रखना, कहने का मतलब। जल भूमि और पतन कारणम, कि जल भूमि कह रहे हैं इसका कारण है। पतन जो होता है वैसे ये भूमि के रेफरेंस में यूज होता है, यानी कि जल और भूमि, ऐसा समझ लो आप। लिखा भी है जल भूमि और पतन कारणम, ठीक है। आगे देखिए लघु, तो लंघन है लघु, जिसमें लंघन की शक्ति है, वो लघु गुण है। लघु पथ्यम प्रोक्तम कफगनम शीघ्र पाकीजा, की पथ्य होता है शीघ्र पाक हो जाता है। मेन चीज याद रखोगे, गुरु यानी ब्रह्मण, लघु यानी लंघन करने वाला। शीत गुण है स्तंभन करने वाला, शीत गुण स्तंभन करने वाला। शीतस्तु आह्लादनम स्तंभी, मूर्छा त्रट स्वेद दाह, इन सबको हरने वाला, तो कोई खास बात नहीं है। स्तंभन याद रखोगे, शीत गुण स्तंभन करने वाला। उष्ण गुण स्वेदन करने वाला, उष्ण गुण स्वेदन करने वाला। स्निग्ध गुण यस्य क्लेदन शक्ति, यानी क्लेदन करने वाला जो होता है वो स्निग्ध गुण होता है। रूक्ष गुण शोषण करने वाला, शोषण। मंद शमन करने वाला। तीक्ष्ण शोधन करने वाला। स्थिर धारण। स्थिर गुण, तो कह रहे हैं धारण शक्ति जो होती है तो वो स्थिर गुण है। स्तर गुण यस्य प्रेरण शक्ति, प्रेरण। सर और प्रेरण दोनों का एक मतलब है। सरो अनुलोमन प्रोक्त, सुश्रुत ने लिखा है, सर का मतलब समझना चाहिए अनुलोमन गुण, ठीक है। मृदु यस्य श्लथने शक्ति, श्लथन, ठीक है। तो मृदु और श्लथन एक बात है, कहने का मतलब। कठिन गुण, तो दृढ़ीकरण की शक्ति जो है तो वो है कठिन। विशद गुण क्षालन जो गुण होता है, वो कह रहे हैं वही विशद गुण है। क्षालन की जो शक्ति है उसी को विशद गुण कहते हैं। किलेद छेद करा ख्यातो विशदो व्रण रोपण, कह रहे हैं व्रण रोपण की जो क्षमता है। किलेद छेद करा ख्यातो विशदो व्रण रोपण, अच्छा, कि व्रण रोपण करने वाला होता है जो विशद गुण होता है, ये व्रण का रोपण करने वाला होता है। नेक्स्ट है पिच्छल गुण, यस्य लेपने शक्ति, तो लेपन शक्ति पिच्छल गुण। पिच्छलस तंतुलो बल्य संधान श्लेष्मलो गुरु, तो कि तंतु जो बनते हैं, चिपचिपाहट जो होती है, कहने का मतलब, वो होता है पिच्छल गुण, ठीक है। श्लेष्मा की वजह से होता है, गुरु गुण होता है। नेक्स्ट है श्लक्षण गुण, यस्य रोपण शक्ति, तो श्लक्षण रोपण, ऐसा याद रखना है। ये कह रहे हैं पिच्छल के जैसा ही होता है गुण, श्लक्षण। इसने बिना पी से आद कठिनों पी ही चिकना, अच्छा, कह रहे हैं ये श्लक्षण गुण के आगे लिख रहे हैं कि कठिन गुण जो होता है वो चिक्कण जो गुण है, चिक्कण या श्लक्षण होना। हम्म, इसको इस तरह नहीं ऐसा समझना है कि ये जो लिखा है यहाँ पर, लिखा है सुलक्षण, यानी कि चिकना कह लो आप। और ये कह रहे हैं कि इसका जो अपोजिट होता है ना, तो वो कठिन गुण होता है, ठीक है, कठिन। तो जो कठिन द्रव्य होते हैं वो चिक्कन गुण वाले होते हैं। जैसे आप ज्यादा किसी चीज का पाक कर लो, मैं आपको स्नेह पाक पढ़ा रहा हूँ जो अगला बैच है हमारा, तो वहां आज आप देखोगे भी स्नेह पाक में चिक्कन एक वर्ड आएगा। तो मृदु मध्यम खर पाक होता है, उसके बाद होता है चिक्कन, ये और भी ज्यादा खर, बिल्कुल ड्राई कर देना, तो उस तरह वाला, ठीक है। तो इस तरह समझना है। खर गुण यस्य लेखने शक्ति, तो लेखन में खा रहा है, खर में खा रहा है,
इस तरह याद रखना है। तो लेखन खर। सूक्ष्म गुण तो विवरण, है ना, चीजों का विवरण करते हो आप जब सूक्ष्मता से कोई काम करते हो, इसका विवरण निकालो भाई क्या है। स्थूल गुण तो संवरण करने वाला। स्थूल गुण संवरण करने वाला है। संवरण का मतलब अगेन वही है कि बढ़ाने वाला ही होता है, लेकिन एग्जैक्ट शब्द याद रखना है, स्थूल संवरण। सांद्र प्रसादन गुण जो होता है वो सांद्र है, सांद्र प्रसादन करने वाला। द्रव गुण है विलोडन करने वाला, विलोडन यानी घोल लेता है जो अपने अंदर, द्रव विलोडन करने वाला। तो कुल मिला के ये है, ये जो वन वन लेटर आपको मैंने बताए, आपको रटे हुए होने ही चाहिए। हेमाद्रि ने बताए हैं, हेमाद्रि ने, ठीक है। तो बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। शायद द्रव्य गुण में पढ़े होंगे हम लोगों ने, नहीं थे वहां पे? नो सर। नहीं अच्छा, सर, ये नहीं था। तो पदार्थ विज्ञान में शायद हमारे नोट्स के अंदर पदार्थ विज्ञान में मैंने लिख रखे हैं, तो वहां पे याद करते हैं। चलो एक बार फिर देख लेते हैं फिर इसको। याद करना है, रटना जरूरी है। देख लोगे चलो एक बार और। तो गुरु भ्रंगण, गुरु भ्रंगण करने वाला। लघु लंघन करने वाला। शीत स्तंभन करने वाला। उष्ण स्वेदन करने वाला। स्निग्ध क्लेदन करने वाला, समझ आ रहा होगा, स्निग्ध क्लेद, ठीक है। रूक्ष तो शोषण करेगा, रूक्ष शोषण करने वाला। मंद शमन करता है, मंद शमन करने वाला। हम कोई मेडिसिन खाते हैं धीरे धीरे रोग का शमन करती है, ऐसे याद रखो। तो मंद गुण शमन करने वाला है। तीक्ष्ण जो है वो शोधन करा देता है, तीक्ष्ण द्रव्य दिया जाता है शोधन के लिए। आपको बताया होगा कि शिरो विरेचन कराना हो तो तीक्ष्ण द्रव्य यूज किया जाता है ना, उस तरह से उसके देखोगे। तो तीक्ष्ण जो है शोधन करने वाला। स्थिर धारण करने वाला, ठीक है। कि कोई अगर अच्छे से चीजों को समझ रहा है, ऐसा सोचो, तो वो क्या होगा, स्थिर होके बैठेगा बिल्कुल, तो वो धारण कर रहा है ज्ञान को, है ना, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है जो भी दिया जा रहा है उसको। तो स्थिर गुण धारण करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है सर, प्रेरण। तो हम याद रखते हैं सर की प्रेरणा, कि सर ने प्रेरणा दी हमें काम करने की, ऐसा हम लोग कि सर प्रेरण गुण, ठीक। मृदु श्लथन, मृदु श्लथन है, पीछे मंद था, मंद गुण। मंद गुण क्या था, शमन करने वाला, ये देख पा रहे हो। तो मंद शमन करने वाला है, जबकि मृदु श्लथन करने वाला है, तो एक जैसे से है, कंफ्यूज मत हो जाना। मंद शमन और मृदु श्लथन। कठिन गुण तो दृढ़ीकरण करने वाला, तो कठिन हो गया, कोई दृढ़ हो गया बिल्कुल, है ना। विशद गुण शालन करने वाला। तो याद करने के लिए मैं ऐसे याद रखता था कि विष जो है वो मतलब छील देता है चीजों को, इतना स्ट्रांग होता है कि छील देते हैं विष जो है चीजों को। तो विशद छालन याद करने के लिए। क्लेश छेद करा, क्या तो विशदो व्रण रोपण है ना, कि व्रण रोपण की क्षमता होती है विशद गुण के अंदर, ये भाव प्रकाश ने कहा है। नेक्स्ट है पिच्छल गुण। तो पिच्छल यस्य लेपने, तो पिच्छल यानी चिपचिपाहट, चिकना कोई कैरेक्टर है, तो लेप लगा सकते हो उसका, जैसे कोई ट्यूब वगैरह होता है मान लो, या ऐसे सोच लो वो जो होता है कुमारी, है ना, कुमारी का जेल निकालते हैं लोग, उसको लगा लेते हैं स्किन के ऊपर, तो उस तरह से उसके देख लो कि पिच्छलता होती है उसके अंदर, लेप के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शिलक्षण। तो शिलक्षण रोपण, ठीक है, दोनों में ड़ा आ रहा है, शिलक्षण रोपण ऐसा करके याद कर लेना। कह रहे हैं पिच्छल जैसा ही होता है शिलक्षण गुण। नेक्स्ट खर, खर लेखन, तो लेखन और खर दोनों में खा आता है, तो लेखन खर। फिर सूक्ष्म विवरण, ठीक है, चीजों का सूक्ष्म विवरण करते हैं हम लोग, जैसे केजरीवाल का चल रहा है वो सूक्ष्म विवरण किया जा रहा है कि क्या निकालो कमी कहाँ क्या है। फिर स्थूल, स्थूल गुण संवरण करने वाला। स्थूल संवरण है, सूक्ष्म विवरण है, याद रखना। स्थूल संवरण करने वाला, तो संवरण का मतलब वो एक तरीके से कि आवरण कर ले या कवर कर ले, इस तरह वाली बात है, तो स्थूल संवरण करने वाला। सांद्र गुण प्रसादन, ठीक है, सांद्र प्रसाद, ध्यान आ रहा होगा, प्रमेय चैप्टर आपको पढ़ाया होगा, जिन लोगों ने पढ़ा है प्रमेय चिकित्सा अध्याय, तो वहां कुछ हमने बात की होगी कि सांद्र सुरा पीकर शुक्ला को पीटा, तो वहां से भी रिलेट कर सकते हो उस ट्रिक के साथ भी। तो सांद्र प्रसादन, ठीक है। नेक्स्ट है द्रव विलोडन शक्ति। तो द्रव गुण जो होता है वो होता है विलोडन, यानी कि अपने आप में घोल लेने की क्षमता, तो लिक्विड के अंदर ही होती है। तो याद रखने कुल मिला के, आपको समझ आए हो चाहे ना आए हो, याद होने चाहिए। किसने दिए हैं, हिमाद्री ने दिए हैं, ये बात भी याद रखना, ब्रैकेट में हे करके लिखा हुआ जो है वो हिमाद्री के लिए है। शीत गुण में चरक ने कषाय को और वाग्भट ने मधुर को उत्तम माना है। फालतू का पॉइंट है, आपको याद है, शीत मैंने आपको बताया होगा, शीत मस्त है ना, एमएसटी, यस सर। ठीक है। शीत मस्त। तो देख लोगे, समतर और ठीक है। तो शीत गुण यस। में चरक ने कषाय को, कह रहे हैं वाग्भट ने, कह रहे हैं मधुर को उत्तम माना है। तो छोड़ो इतना अपना एमएस ट्रिक याद रखना, वहीं से निकालना कि मधुर। फिर उसके बाद एस से कषाय हो गया, टी से तिक्त हो जाता है। आगे देखेंगे विभाग के भेद और पृथकत्व के भेद।
ये भी दोनों बता रखे होंगे, चरक सूत्र स्थान पढ़ा होगा लास्ट में आगे। तो विभाग के तीन भेद हैं, विभक्ति, वियोग, भाग, शुक्र है। ठीक है, तो हमने इस तरह याद किया था कि बीवी जो है वो विभाग में भागे, अपने जो विभाग है डिपार्टमेंट है उसमें चली गई। तो बीवी यानी विभक्ति और वियोग, विभाग में यानी विभाग के भेद हैं, तो भाग गई मतलब भाग शुक्र है, ऐसा करके याद करने के लिए। पृथकत्व के भेद भेद असहयोग, वैलक्षण्यम, अनेकता। तो हमने याद किया था जब कोई पृथक होने की बात करता है, कि मान लो आज हमारे देश से कोई अगर बात करे कि हम अलग देश बनाना चाहते हैं, अभी होता रहता है ना कि पंजाब में खालिस्तान वाली बात चलती रहती है ना, कि हमारा सरकार बोलेगी उसको आ बे आ धारा बताते हैं तुझे देश कैसे अलग बनता है। ठीक है ना, तो आ बे आ मतलब असंयोग, वैसे विलक्षण और आसान एकता की। ठीक है, आ बे आ बताता हूँ कि देश कैसे बनेगा दूसरा पे। नेक्स्ट है दधर्यमान। ठीक है, तो कहने कारण भेद से तीन प्रकार का होता है, संख्या, परिमाण और प्रचलन। कोई खास बात है नहीं है, देख लोगे। स्वरूपवत चार प्रकार का, इस पे सवाल आया हुआ है, तो इसको याद रख सकते हो। ठीक है, कि परिमाण चार प्रकार का, अणु, ह्रस्व, दीर्घ और महत, ये वाला जरूरी है। ठीक, इसके बाद देख रहे हो संस्कार के भेद। संस्कार के तीन भेद बताए गए, ये तीनों जरूरी हैं। वेग, स्थिति स्थापकता और भावना। संस्कार तीन तरह के, वेग, स्थिति स्थापकता, वेग, स्थिति स्थापकता और भावना। सवाल पूछता है कि स्थिति स्थापकता किसका गुण है ये। ठीक है, जो हमारे महाभूत है उनमें से। तो पृथ्वी महाभूत के अंदर ये गुण मिलता है, स्पेशली याद रखना। इलास्टिसिटी कहते हैं इसको, कि अपनी स्थिति में वापस आ जाना। ठीक है, तो संस्कार तीन तरह का, वेग, स्थिति स्थापकता और भावना। अभ्यास के पर्याय लिखे हैं, शीलन और सतत। ठीक है, लगातार कोई काम किया जाए, तो अभ्यास के पर्याय शीलन और सतत। रस अनुरस का डिफरेंस बताया है, चरक सूत्र एक में आप लोगों ने देखा होगा कि रस वो होता है जो व्यक्त हो, शुष्क अवस्था में भी बना रहे, और शुरुआत में ही जो महसूस होता है किसी द्रव्य के अंदर। इसका जस्ट अपोजिट अनुरस हो जाता है। तो अव्यक्त है, शुष्क अवस्था में अस्थायी है, और अंत में प्रतीत होता है। ठीक है, तो रस और अनुरस। नेक्स्ट है रसों में गुणों का तारतम्य। तो रूक्ष गुण कह रहे हैं कषाय। ट्रिक याद करो अपनी वाली, बताओ रूक्ष में क्या लिखा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था रूक्ष। सख्त, एस सख्त, के टी सख्त। ध्यान आ रहा है बेटा, सख्त है। एस के टी करके हमने यस याद सर। किया था। तो एस किसके लिखा हुआ है यहाँ पे, कषाय के लिए, समझ आ रही है ना बात। कषाय। पहले वाला जो होता है सबसे ज्यादा रूक्ष होगा। फिर स्निग्ध में लिखा है मधुर, याद करो, फिर ट्रिक बोलो अपने। माल। माल, स्निग्ध एम माल, एल। समझ गए, तो एम शुरू में है तो मधुर आ गया। इसी तरह उष्ण है, बोलो ट्रिक। लक, लक। एल एक लग, लक। एक ठीक है, लक। तो एल शुरू में आ गया, लवण रस। शीत में बोलोगे, मस्त। मस्त, मस्त करके याद किया, तो ये वाग्भट वाला है, अभी ये नई चीज बता दी इन्होंने। मधुर कषाय। चलो इस तरह से ही कर लो, कोई बात नहीं है, यहाँ वाग्भट का देखा कि वाग्भट ने मधुर बताया है, और चरक का कह रहे हैं कषाय होता है, उस तरह भी देख सकते हो। गुरु पे देखो, गुरु बोलो। एम एस एल, मसल। मसल, मसल एम है ना, तो मसल मधुर तो कषाय और मधुर, क्लियर। और लघु में टका। टे टका, के टक्का। टी के। ठीक है, तो तिक्त हो गया सबसे पहले वाला। तो इजी है, क्लियर है, याद कर लोगे। और ट्रिक याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो फिर नहीं समझ में आएगा क्या बात चल रही है। रसों के संबंध में सामान्य सिद्धांत। तो शीत रस वाले कौन कौन से होते हैं, तो मधुर, तिक्त, कषाय, वो पित्त के शामक जो होता है। उष्ण वाले बाकी तीनों। ठीक है, कुछ आगे अपवाद लिखे हुए हैं, कि ओदक और आनुप मांस जो होते हैं मधुर होते हैं। ठीक है, मगर उष्ण वीर्य है। अच्छा, ये मांस जो है कह रहे हैं कि आनुपूर्वक मांस ये मधुर होते हैं, लेकिन उष्ण वीर्य वाले होते हैं। देखना कोई खास बात नहीं है, पता नहीं कुछ पॉइंट ये लिख देते हैं कहीं से भी निकाल के। आम्लक अम्ल है मगर शीत वीर्य होता है। आंवला अम्ल है, ये तो जानते ही होगे, जरूरी बात है। सैंधव के बारे में जानते हो कि लवण है पर उष्ण नहीं है। पिपली और रसोन कटु है मगर वात को नहीं बढ़ाते, मतलब वही कह रहे हैं कि स्निग्ध है, गुरु है, कि वात को नहीं बढ़ाते। अर्क, अगरु, गुडुचि, ये द्रव्य तिक्त है पर उष्ण है। तो ये भाव प्रकाश के कुछ अलग स्टेटमेंट है, इन पे सवाल कभी नहीं देखे हम लोगों ने, लेकिन देख लो यहाँ कुछ नई चीजें मिल रही हैं, कि अर्क, अगरू, वो दोनों नाम भी जोड़ दिए यहाँ पे, कि ये तिक्त होते हैं लेकिन उष्ण होते हैं। ठीक है, हरित की कषाय है पर उष्ण है। हरित की कषाय है, तो आपने पढ़ा ही है। क्या वर्ड आता है हरित की में, आलवणाम तुवरा पराम, ध्यान आ रहा है। तो वही है, कि कषाय रस होता है इसमें, लेकिन उष्ण होती है हरित की भी। देख लेंगे, यहाँ से सवाल नहीं आते। चरक वाला जो अग्र है 25 नंबर चैप्टर, वहीं कुछ अपवाद है, वहां से सवाल आते हैं। नेक्स्ट चलिए, आहार में रस उपयोग का क्रम। तो ये शायद बता दिया होगा आपको मैंने। तो क्या होता है,
मधुर, अम्लवण, मधुर, कटुतिक कषाय। लवण और कटुक कषाय। क्लियर है? तो वही है जो नॉर्मल क्रम आप याद रखते हो, लेकिन मधुर, उसके बाद अम्लवण, उसके बाद कटुतिक कषाय, इस तरह करके। अरुचि अग्निमांद्य की स्थिति में प्रथमतः लवण और कटु रस का सेवन करता है। कह रहे हैं अरुचि हो, अग्निमांद्य हो किसी को, तो ऐसे कंडीशन में शुरुआत आप लवण और कटु रस से करोगे। तो यही हमने देखा था कि भाव प्रकाश ने कहा है, इसीलिए क्या करना चाहिए बोलो? अदरक और लवण को अदरक और अदरक लवण। और लवण का इस- सेवन करना ठीक है ना? चाहिए। तो समझ में आ रहा है, अदरक यानी कटु हो गया, लवण यानी नमक हो गई, तो वो चीज आ गई। नेक्स्ट है षड्रस युक्त। क्या क्या चीजें हैं? काले हिरण का मांस, तो इसमें 6 रस होते हैं, कह रहे हैं। 5 रस वाले द्रव्य है, हरित की, आम्ल की, इनमें लवण रस नहीं होता। और भी पता है आपको तो, हरे आम की मध्य है ना, हरित की, आम्ल की और मध्य, इनमें लवण रस नहीं होता। भल्लातक में मधुर रस नहीं होता। और आप ये भी जानते हो कि होता भी है, हमने देखा है ना, लेकिन याद ऐसे रखते हैं कि नहीं होता। भला तक की मजा। ठीक है बेटा, ठीक है। रसोन जो है, अम्ल रस नहीं होता इसके अंदर, बाकी सारे रस होते हैं रसोन के अंदर। रस का आधारभूत कारण द्रव्य, तो जल और पृथ्वी महाभूत। और रस की अनुभूति में कारण है ऊपर वाले तीनों महाभूत। और रस की योनि है, बोलो? जल। 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 नेक्स्ट देख लोगे, शीर्ण शत संधान कर, मधुर रस के लिए लिखा हुआ है, जो आपको रसों वाला पोर्शन पढ़ाया होगा स्टार्टिंग में भी, गोविंद बारी गाइड के अंदर। तो शीर्ण शत संधान कर मधुर रस होता है। आहृदय, तो कह रहे हैं तिक्त रस है, जो हृदय के लिए प्रिय नहीं है। लेखन कर्म करने वाला रस, तो कटु और कषाय रस लेखन कर्म कराते हैं। सर्व धातु शोषक, ये स्पेशली याद रखना, कषाय रस को कहा गया है सर्व धातु शोषक रस। और मेद, वसा, मज्जा, लसिका नाम रख के देते कि इनका शोषक है, तो तिक्त रस है। मेरी बात विभितक। ठीक है, विविधक भी होता है, करेक्ट है। विविधक भी लिख सकते हो चाहो तो, वहां भी ऐसा मिलता है एक बार, ये जो धातु है इनका शोषक है। तो आप इस तरह याद रखोगे कि सारी धातुओं का शोषक कषाय रस, और मेद, वसा, मज्जा ये नाम लिख के दे दे कि इनका शोषक कौन है, तो तिक्त रस। और वैसे विभितक के लिए भी ऐसा शब्द आया है कि विभितक। विभितक में शोषक है या शोधक है? शोषक है, उसमें से रस असरगमा ऐसे पोषक है। करके पूरी लाइन है। शोषक है ना? ठीक है, चलो। तो ठीक याद रखना इसको। नेक्स्ट है रोपण गुण वाले द्रव्य या महाभूत कौन से हैं? तो नागार्जुन का कहना है कि अग्नि महाभूत बताया है। चरक ने आकाश महाभूत कहा है। नई सवाल आते हैं इन पे भी, ठीक है। इन्होंने बहुत छोटी छोटी चीजें निकाल के लिख दी है, मेरा मतलब कि खर गुण वायु और पृथ्वी महाभूत में होता है चरक के अनुसार। सुश्रुत का कह रहे हैं वायु और अग्नि महाभूत में होता है खर गुण। नेक्स्ट देखें, विपाक। विपाक सर आपने पढ़ लिया है, जो मेन है यहाँ देख लेंगे बस, कुछ नया पॉइंट मिलेगा तो उसके लिए पढ़ रहे हैं पूरा। तो जठराग्नि के संयोग से कह रहे हैं क्या होता है, विपाक होता है रस का। रसा नाम परिणाम अंत सा विपाक है, परिणाम लक्षणों विपाका। श्लोक याद रखोगे किसका है, नागार्जुन का है। अवस्था पाक को प्रपाक भी कहते हैं। यह अवस्थिक परिणाम होता है, इससे मलभूत दोषों की उत्पत्ति होती है, यह प्रत्यक्ष गम्य होता है। ठीक है, आप बता दो अवस्था पाक का उल्लेख किसने किया, सवाल तो वो है। चतुर्पाणी। चक्रपाणी, ठीक है। चक्रपाणी तो चरक। त्रिविध अवस्था पाक चक्रपाणी, चरक नहीं लगाना, चक्रपाणी। विपाक को निष्ठा पाक भी कहा जाता है। ठीक है, पूछेगा आपसे निष्ठा पाक क्या होता है, तो विपाक का ही नाम है दूसरा। यह चरम परिणाम होता है, इससे धातु रूप दोषों की उत्पत्ति होती है तथा यह अनुमान गम्य है। ठीक है, तो अवस्था पाक को तो कह रहे हैं कि वो होता है प्रपाक, वो प्रत्यक्ष होता है। और जो निष्ठा पाक है, ये होता है अनुमान गम्य, ये होता है विपाक। ऐसा लिखा है। रस प्रधान रस प्रधाना नाम आहार द्रव्यम, वीर्य प्रधानम औषध द्रव्यम, चक्रपाणी ने कहा है। आपको ध्यान होगा, उदाहरण भी आपको बताए थे। चलो बता दो, अग्निमंथ किस में आता है? औषध द्रव्य में। 3 टाइप पढ़े थे ना, मध्यम में। मध्यम वालों में। मध्यम में। ठीक है, मध्यम। हाँ बेटा, आपको मध्यम वालों में था, क्लियर। षड्विध विभागवाद, सुश्रुत ने दिया, कहना है षड्विध विभागवाद, सुश्रुत। द्विविध षड्विध विभागवाद सुश्रुत का है, बोलो किसका है? प्रियव्रत शर्मा का। प्रियव्रत शर्मा का, ठीक है ना? तो सही कर लो, ये गलत हाँ। लिखा हुआ है, सही कर लोगे, प्रियव्रत शर्मा का था। द्विविध पंचविध, ये ठीक है, सुश्रुत का। और त्रिविध विभागवाद, मतलब वही चरक लिखना चाह रहे हैं कि अग्निवेश, वृद्ध लघु वाग्भट और पराशर, तो इन सब का है। लेकिन पराशर ने एक अपवाद किया है, वो यहाँ लिखा हुआ है, बहुत जरूरी है, कि अम्ल रस का अम्ल विभाग होता है, कटु का कटु विभाग होता है, बाकी सबका मधुर विभाग होता है। जिसने पढ़ा होगा उसको ध्यान आ रहा होगा, बाकी लोगों को लग रहा हो क्या बात चल रही है आज तो, बड़ी जल्दी जल्दी चीज चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो मतलब याद नहीं है उन लोगों को। द्विविध विभागवाद सुश्रुत और नागार्जुन ने दिया है।
द्विविध विपाकवाद सुश्रुत का भी है और नागार्जुन का भी है। नागार्जुन विपाक में अवस्था पाक को भी समाविष्ट करते हैं। कोई नई पॉइंट याद रखना आपको, नहीं तो ये याद रखो किसका है द्विविध विपाकवाद। अम्ल रस का विपाक तो लघु माना चरक ने, गंगाधर ने, प्रियव्रत शर्मा ने, क्या ना यादव जी ने, तो इन लोगों ने अम्ल रस का विपाक लघु माना है। और योगेंद्रनाथ सेन, शिवदास सेन और चक्रपाणी इन लोगों ने गुरु माना है। और एक और बात है, हारण चंद्र अम्ल रस का विपाक कटु मानते हैं, वो एक अलग बात आ गई। तो हारण चंद्र अम्ल रस का विपाक कटु मानते हैं। ये भी सब याद होगा, वहां पढ़ा चुका हूँ तो इनको याद नहीं कराऊंगा मैं आपको, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। त्रिविध विपाकवाद का आधार त्रिदोषवाद है और द्विविध विपाकवाद का आधार पंचमहाभूतवाद है। तो त्रिविध विपाक का आधार त्रिदोषवाद और द्विविध विपाकवाद का आधार पंचमहाभूतवाद है। विपाक के अपवाद देख लोगे अगेन, तो पिपली कटु रस है मगर मधुर विपाकी है। तेल मधुर रस है मगर कटु विपाकी है। आंवला अम्ल है मगर मधुर विपाकी है। कुल्थी कषाय है मगर अम्ल विपाकी है। हरद की कषाय है मगर मधुर विपाकी है। अगेन यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आते, ये जो अपवाद है कोई ऐसे खास नहीं है कि रटे जा, आप देख लेना एक बार। तो पिपली कटु है कह रहे हैं लेकिन विपाक में मधुर होती है। तेल मधुर है लेकिन विपाक कटु है उसका। आंवला अम्ल है, विपाक मधुर है। कुल्थी कषाय है, विपाक उसका अम्ल होता है। चाहो तो कुल्थी याद कर सकते हो आप, ये कुल्थी कषाय है लेकिन अम्ल विपाकी है। हरित की कषाय है लेकिन मधुर विपाकी है। नेक्स्ट आ जाओगे फिर। तो वही सब परिभाषा है, ये और कुदंती तद्वीर्यम वीर्यम तो क्रियते ये निया क्रिया। गुरुवादी वीर्यम उच्यन्ते शक्तिमन शक्तिमन तो अन्यथा गुणा। ये कुछ लोग शक्ति कहते हैं मतलब। कर्म लक्षणम वीर्यम कार्य करने की शक्ति वीर्य है। गुण वीर्यवाद तो चरक चक्रपाणी चरक के चक्र की शक्ति सुश्रुत वाग्भट ने परिभाषित की, ध्यान आ रहा होगा। तो चरक के चक्र की शक्ति, ठीक है। तो चरक चक्रपाणी शक्ति मात्र वीर्यवाद सुश्रुत वाग्भट ने परिभाषित की। कर्म वीर्यवाद तो नानी काम करती हैं, तो नागार्जुन निमि। द्रव्य वीर्यवाद, बोलो चलो किसका है द्रव्य वीर्यवाद, बताया मैंने आपको। शिवदास सेन। शिवदास सेन, ठीक है ना, शिवदास सेन है। व्रत, दार्जिलिंग। ठीक है बेटा। व्रत वाग्भट शक्ति मात्र वीर्यवाद को शास्त्रीय एवं गुण वीर्यवाद को लौकिक कहते हैं। ठीक है, शक्ति मात्र वीर्यवाद को शास्त्रीय कि शास्त्र के अनुसार, और गुण वीर्यवाद को लौकिक। प्रैक्टिकल जो है वो ये वाली बात है। वीर्य की संख्या बहुविध वीर्यवादी, है ना, तो इंच भर की थी बहु, तो बहुविध वीर्यवादी इंच यानी इंदु नागार्जुन चरक। बहुत कंफ्यूज मत होना इसे पढ़ के, अगर आपको लग रहा है कि आप इसे पढ़ के कंफ्यूज हो रहे हो, मैं बता दूं तो ये पोर्शन जो आज अब तक पढ़ाया है मैंने, यहाँ से सवाल इस तरह नहीं आते हैं। जो आपको ऑलरेडी याद है गाइड से जो मैंने पढ़ा रखा है वही पार्ट जरूरी है। अगर आपको लग रहा है आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो ज्यादा फोकस मत करना, रिवीजन में मत देखना इसको, उसी को देख लेना जो मैंने पढ़ा रखा है, सारा वही है। यहाँ बस एक दो वर्ड अलग लिख के कंफ्यूज कर दिया इन्होंने। अश्वित वीर्यवादी संग्रह और सुश्रुत कह रहे हैं, सबका ही है, चरक का भी है, अश्वित वीर्यवाद सब मानते हैं। द्विविध वीर्यवादी तो वाग्भट है कह रहे हैं। 15 वीर्य माने हैं निमि ने, निमि के 15 वीर्य वो याद रखोगे। रस की उपलब्धि निपात से, विपाक की कर्म निष्ठा यानी अनुमान से, और वीर्य का ज्ञान निपात से अधिवास्तव होता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रभाव। रस वीर्य विपाक से अलग जो काम हो रहा है विशेष, उसी को प्रभाव कहते हैं। रस आदि से अलग जो विशिष्ट कर्म है अगेन वो प्रभाव है। सर्व अतिशय द्रव्य स्वभाव प्रभाव, तो यानी स्वभाव ही प्रभाव है कि जो अलग कुछ काम हो रहा है। और आमीमांस को ही प्रभाव या स्वभाव कहते हैं, सुश्रुत ने ऐसा कहा, तो आमीमांस को प्रभाव कहा है सुश्रुत ने। ठीक है, प्रभाव के फिर अगेन कुछ उदाहरण दे रखे हैं, देख लेना आप। कि यह मधुर रस है मगर बात को करने वाला है। सिंह मधुर रस है मगर कटु विपाकी है। वसा उष्ण वीर्य है मगर अग्नि साधक है। मत्स्य मधुर रस है मगर उष्ण वीर्य है। घृत शीत वीर्य है मगर अग्नि दीपक है। मुदक कटु विपाक है मगर पिच्छामक है। मेरे हिसाब से यहाँ जीरो एग्जाम्पल याद करने हैं आपको, बाकी अपने हिसाब से ग्रेडिंग लगा लेना। भाष मधुर विपाक, अच्छा माश सॉरी, माश मधुर विपाक है मगर पित्तवर्धक है। कपित अम्ल रस है मगर ग्राही है। हरकी की कषाय है मगर उष्णवीर्य है। नेक्स्ट देखिए, समान बल होने पर द्रव्यों की कार्मुकता का आधार, तो ये भी आपको पढ़ा रखा है मैंने, चरक हो चाहे सुश्रुत हो। तो चरक का क्रम क्या है, रवि पर वीर्य का प्रभाव, हम लोग ऐसे याद रखते हैं, रवि पर वीर्य का प्रभाव। तो रवि यानी रस, विपाक, वीर्य और प्रभाव, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, प्रभाव। सुश्रुत का कौन बताएगा क्रम ये, द्रव्य है सर। ठीक है, द्रव्य फिर
रस, लिख लो नहीं पता तो द्रव्य, रस, वीर्य और विपाक। द्रव्य, रस, वीर्य और विपाक। द्रव्य, रस, वीर्य और विपाक, ये सुश्रुत का क्रम है। और चरक का, रवि पर वीर्य का प्रभाव। तो चरक का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ना, मतलब चरक का मैंने उल्टा लिखवाया आपको क्रम। तो मतलब जो द्रव्य है वो सबसे ज्यादा पोटेंट है सुश्रुत के अनुसार, याद रखना। उनका जो क्रम है वो ये है कि द्रव्य सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद रस, फिर वीर्य, फिर विपाक। बड़े एक मिनट बने रहोगे। आगे देख रहे हैं। तो वो क्रम याद रख लेना। जो सुश्रुत का मैंने क्रम आपको बताया, वहां ये याद रखने की बात है कि द्रव्य सबसे स्ट्रांग है, उसके बाद रस, उसके बाद वीर्य और उसके बाद विपाक लास्ट में। कह रहे पिपली विपाक से, बृहत पंचमूल वीर्य से, दंती प्रभाव से अपना कार्य करती है। बाकी का चाहे भूल जाओ, ये याद रखना कि दंती कैसे काम करती है। तो दंती प्रभाव से, इसको याद करने का एक और तरीका भी है, शायद आपसे बात हुई हो, कि जो विरेचन द्रव्य होते हैं ना, तो उनका भी प्रभाव ही है कि एकदम से विरेचन करा देता है। तो दंती की भी विरेचन, बाजीकरण भी। हाँ बेटा, तो वाजीकरण और विरेचन द्रव्य जो होते हैं, तो वैसे भी याद रख सकते हो, इजी बात है। बल विषम होने पर जो भी बलवान होता है उसी के अनुसार कार्य होता है। फिर देख लो कि कुछ उदाहरण दे रखे हैं उन्होंने, कि रक्तार्क, मधुर पुष्प और तिक्त रस से कटु विपाक उष्ण वीर्य को दबाकर रक्त पित्त को शांत करता है। इतना कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, सिंपल कर लो कि रक्तजर्क जो है वो रक्त पित्त में काम करता है। शुंठी मधुर विपाक होती है, शुंठी मधुर विपाक, ये स्पेशली याद रखना है। शुंठी मधुर विपाक है, बस इतना, ठीक है। वो वृश्य का काम करती है। हिंगू उष्ण वीर्य होता है, जानते हो, तो वात शामक है। आम्लक प्रभाव से त्रिदोष शामक है। तो आपको इन सब में जो याद रखना है वो एक पॉइंट निकल के आता है, कि शुंठी का मधुर विपाक है, जो आपसे पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। शुंठी मधुर विपाक होती है। अदरक जो होता है वो कटु विपाक होता है, ध्यान रखना, दोनों का डिफरेंस है। आगे देखिए कर्म के बारे में लिखा हुआ है, संयोगी च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम, ठीक है। तो ये सब द्रव्य के आश्रित होते हैं, संयोग, विभाग, कारण जो भी है। यत कुर्वन्ति तत्कर्म, कर्तव्य से क्रिया कर्म, प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते। क्रिया लक्षणम कर्म, सब कर्म की परिभाषाएं हैं अलग अलग, आप देख चुके हो। कुछ विशिष्ट द्रव्य लिखे हैं अलग अलग, कह लो कि शरीर अंग के लिए। तो जैसे आमाशय के लिए कह रहे हैं कि तिक्त द्रव्य अच्छा काम करता है, आमाशय के लिए तिक्त द्रव्य यूज करने चाहिए, ये याद रखना, ये पॉइंट जरूरी है, ठीक है। हृदय के लिए अम्ल द्रव्य अच्छे होते हैं। पेशियों के लिए कषाय अम्ल द्रव्य, कषाय अम्ल। सुषुम्ना हेतु कुपीलु, जानते ही हो, नर्वाइन टॉनिक कहा जाता है इसको। सुषुम्ना हेतु कुपीलु, सेम। नाड़ी संस्थान तगर का प्रयोग कह रहे हैं, ठीक है। और रक्त के लिए लोह। आमाशय के लिए तिक्त द्रव्य अच्छे हैं, तिक्त आमाशय के लिए। हृदय के लिए अम्ल द्रव्य पहले से जानते हो, महाकषाय पढ़ा है आप लोगों ने। पेशियों के लिए अम्ल और कषाय द्रव्य, अम्ल और कषाय। सुषुम्ना नाड़ी के लिए कुपीलु, है ना। वैसे तो नाड़ी संस्थान के लिए भी अगर आ जाए तो कुपीलु लगा सकते हो वहां पे, ठीक है। बाकी यहाँ तगर दिया हुआ है स्पेशली, नाड़ी संस्थान के लिए तगर। और रक्त के लिए लोहा। आज जो भी कुछ पढ़ा हमने अब तक, उनमें एक तो मैंने आपको पढ़ाए थे गुण पीछे, हे मातृ वाले, वो एक नई चीज थी और जरूरी चीज थी जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक। दूसरे कुछ पॉइंट अभी ऊपर पढ़ाए, कि कौन सा रस है किस संस्थान के लिए हमारे शरीर में। और तीसरा, ये सबसे जरूरी चीज है, विशिष्ट द्रव्यों का शोधन। बाकी सब तो हमारा पढ़ा हुआ है, यहाँ बस हमने रिवाइज जैसा किया है, कुछ नया नहीं था और कुछ जरूरी भी नहीं था। देखोगे, इसको याद रखना है, खासकर इनको कहूंगा, है ना, कुछ चीजें। तो गुगलू का शोधन किससे करते हैं, तो गोदूध से कराया जाता है। गुगलू का शोधन गाय के दूध से। वत्सनाभ गोमूत्र से, स्पेशली याद रखना, वत्सनाभ का शोधन गोमूत्र से। नेक्स्ट है कुपिलु, गोदुग्ध से स्वेदन करते हैं, इसके बाद घृत में भर्जन करते हैं। गाय के दूध से स्वेदन कराना है कुपिलु का, उसके बाद घृत भर्जन करना है, घी में भूनना है उसको, ये स्पेशली याद रखना कुपिलु को।
ठीक है, इसका छिलका हटाया जाता है, और आपको बताया होगा कुपीलू को अगर बिना छिलका हटाए सेवन कर लें तो क्या होता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नो ठीक है, इफेक्ट। तो कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो गुगलू का गोदुग्ध से, वचनाभ का गौमूत्र से, कुपीलू का गोदुग्ध से स्वेदन करना है, उसके बाद घृत भर्जन करना है। अहिफेन बहुत बहुत जरूरी। कुपीलू का घृत भर्जन बहुत जरूरी है, घी में भूनना। और अहिफेन में अदरक सोरस की 21 भावना है, अगेन बहुत जरूरी है। मात्रा कितनी है इसकी, अहिफेन की कितनी मात्रा यूज करता है। 50 to 125 mg। 30 से 125 एक मिलीग्राम। 30 to 125। 25 ठीक है, अहिफेन और करवीर दोनों की देखी थी कल। ठीक है, आगे देखोगे तो अहिफेन अदरक सोरस से 21 भावनाएं देनी है, याद रखना है स्पेशली। जयपाल का शोधन गाय के दूध से। नाम से लग रहा है कि जयपाल, की जयपाल कोई आदमी गाय पालता होगा, है ना। तो गाय के दूध से, तो जय पालता है गाय, ऐसा करके याद करो, तो जयपाल गोदुग्ध। धतूरे का भी गोदुग्ध से हो जाता है। विजया गो घृत में। ज्यादा आवाज आ रही है बैकग्राउंड में मेरे, ज्यादा शोर तो नहीं आ रहा बैकग्राउंड से मेरे। ठीक है चलो। नो सर। ठीक है, वो काम वाली आंटी एक्चुअली बर्तन साफ कर रही है तो थोड़ा शोर ज्यादा होता है। तो विजया गो घृत में भर्जन। ठीक है, तो गाय के घी में भर्जन करते हैं विजया का। गुंजा गोदुग्ध या कांजी में स्वेदन। गुंजा गोदुग्ध या कांजी में स्वेदन कराता है, गुंजा का। भल्लातक अगेन बहुत जरूरी है, स्टिका चूर्ण से शोधन कराते हैं भल्लातक का, स्टिका चूर्ण। स्नूही शीर अगेन बहुत जरूरी। इमली पत्र, तो चिंचा भी लिखते हैं, इमली का नाम ब्रैकेट में लिखो चिंचा, वो चिंचा रख के पूछता है। चिंचा पत्र सूरज से किसका शोधन कराता है, स्नूही शीर का। फिर जरूरी है रक्त चित्रक का, चूर्णोदक से शोधन कराता है, ये भी जरूरी है काफी। रक्त चित्रक चूर्णोदक। हिंगू समान भाग घृत से, तो हिंगू तो जानते ही हो, घृत के साथ भी हम सेवन भी कराते हैं हिंगवाशक चूर्ण, पहले कवल में। ठीक है, तो गुगलू गोदुग्ध, वत्सनाभ गोमूत्र, कुपीलू गोदुग्ध से स्वेदन फिर घृत का भर्जन, अहिफेन अदरक से और 21 भावनाएं, जयपाल गोदुग्ध से स्वेदन, धतूरा गोदुग्ध से स्वेदन अगेन, विजया गोघृत, तो गोघृत कुपीलू देखा और विजया देखा। ठीक है, गुंजा गोदुग्ध या कांजी में स्वेदन, भल्लातक स्टिका चूर्ण से शोधन, स्नूही शीर इमली पत्र सोरस, रक्त चित्रक चूर्णोदक से, और हींग का समान भाग घृत से। नेक्स्ट देखिए, रसों की भौतिक निष्पत्ति का ज्ञान आप तो उपदेश से होता है कि रसों में किन महाभूत की प्रधानता है, तो आप तो उपदेश से पता चलता है कि आचार्यों ने जो कह दिया उसमें मान लेते हैं। लेकिन निर्धारण कैसे करोगे, तो मैंने अनुमान से। भाई क्लियर तो आपको इसलिए पता है कि आचार्यों ने कह दिया तो आपने मान लिया, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं खुद से कैसे डिसाइड करोगे, कि अनुमान से, कि आइडिया लगाया कि अच्छा मैंने इसको कटोरस खिलाया था तो इसको जो है बड़ी मिर्च लगी है, पानी मांग रहा है पीने के लिए। इसका मतलब कि हाँ सच में इसके अंदर अग्नि होती होगी, वायु होती होगी। क्लियर, इस जल की जरूरत पड़ रही है। रस का परिज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश तीनों प्रमाणों से होता है। विद्या का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान से होता है, विपाक का केवल अनुमान से, प्रभाव का ज्ञान कारमुकता से। इस चक्कर में मत पड़ो आप, ठीक है, ये कंफ्यूज कर देगा आपको। अपना सिंपल याद रखना है। बोलो रस का ज्ञान, बोलिए। जीवा से तो होता है। कैसे होता है, प्रत्यक्ष से होता है, अनुमान से होता है, आप्तोपदेश से होता है। मैंने क्या पढ़ा है आपको, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। विपाक का, अनुमान से। मान अनुमान से। वीर्य का, प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से। और प्रत्यक्ष। ठीक है। अनुमान दोनों हाँ से। बेटा, तो वही चीज याद रखनी है, इन्होंने फालतू में बहुत ज्यादा एलेबोरेट करने के चक्कर में गड़बड़ कर ली है इसके अंदर। तो इसको मत देखो, आप अपना वाला याद रखो जो हमने याद किया। इस लेवल पे नहीं पूछता है कि बताओ प्रायोगिक ज्ञान कौन से किस चीज से होता है, विशिष्ट ज्ञान किससे होता है, तो ऐसा नहीं आता है सवाल, फालतू की बात है। रस का शरीर एवं मन दोनों पर प्रभाव पड़ता है, जबकि विपाक का केवल शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो कह रहे हैं ये देख सकते हो कि शरीर मन दोनों पे इफेक्ट डाल रहा है रस, और विपाक जो है सिर्फ कह रहे हैं शरीर पर प्रभाव डालता है अपना। नेक्स्ट आ जाएंगे अनुपान। अनुपान का विशद वर्णन वैदिक जीवन ग्रंथ में मिलता है, कह रहे हैं वैदिक जीवन इसके अंदर मिलता है। तो यहाँ अनुपान दिए कुछ रोग के हिसाब से, देख लोगे कि शूल के अंदर हिंगू और घृत का प्रयोग कराना चाहिए। तो हींग आप जानते ही हो शूल में काम करता है, ठीक है, तो हींग और घृत। जीर्ण ज्वर में पिपली और मधु, पिपली स्पेशली याद रखोगे जीर्ण ज्वर के अंदर। और ये याद होना चाहिए कि अगर मधु नहीं है तो मधु के प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में किसे इस्तेमाल करते हैं, बोलो। घृत।
नहीं बेटा, किसी कारण से पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ पे कुछ शब्द है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको ध्यान आ रहा होगा। पोषण जल तो नहीं है सर? नहीं। जीर्ण गुड़, पुराना गुड़, ऐसा लिखा है मधु के अभाव में। नहीं ध्यान आया? पढ़ाया और ये क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर पीछे, ठीक है, याद रखना। ये सर ओके। याद आ गया। तो जीर्ण ज्वर में पिपली और मधु का प्रयोग है। वात व्याधि में रसों और घृत अनुपान के रूप में दे रहे हैं। श्वास रोग में त्रिकटु मधु, मैं बता दूंगा कहाँ जरूरी है, क्लियर? ये नहीं कि सारे रटने बैठोगे, कोई जरूरी लगेगा बता दूंगा आपको। श्वास में त्रिकटु मधु। गृहिणी में तक्र, ये देख सकते हो, इजी है। विष में स्वर्ण पत्र, आपने देखा ही है, ये रक्षा करता है शरीर की, अगध वाले चैप्टर के अंदर, है ना, स्वर्ण के साथ। विष में स्वर्ण पत्र, वमन में लाजा, अतिसार में कुटज, अग्रे में याद होगा आपको, रक्तपित्त वासा अगेन, वासा रक्तपित्त के अंदर श्रेष्ठ है। पांडु में पुनर्नवा, शीत में तांबुल और मरीच, प्रमेह में त्रिफला शर्करा, संधिपात, संधिपाती कंडीशन जो उनमें अदरक और मधु, ज्वर नागर मोथा पित्त पापड़ा, अर्श में चित्रक मूल, कृमि में विडंग, अजीर्ण उष्णोदक, क्षय शीर मासरस, कास में वासा। एक भी नहीं याद करना आपको, ठीक है? एक भी नहीं याद करना, मत नहीं देखोगे इसको, कोई जरूर नहीं है, फालतू की मेहनत लगाने की जरूरत है इसके अंदर। कुछ प्रमुख निघंटु और उनके रत्नाकार, रचनाकार, ठीक है? तो ये भी आप पार्ट पढ़ चुके हो। कितना है, हो पाएगा दूसरे दूसरे लेक्चर के अंदर? हो जाएगा, चलो 4 पेज है, ठीक है। ब्रेक लो, 10 मिनट, वापस आओ और ये वाला पार्ट देखते हैं, ठीक? ये जरूरी पार्ट होगा इसके बाद। बता रहा हूँ फिर दोबारा, जो आपको पढ़ाया आज मैंने उसमें बाकी सब पे मेहनत नहीं करोगे, विशिष्ट द्रव्यों का शोधन देख लोगे बस आप, है ना, कुछ विशिष्ट टॉनिक जो लिखे हैं ये देख लोगे। इसके अलावा बस आपको जाके पीछे क्या देखना है, हेमाद्रि के गुण जो है वो, और कुछ नहीं देखना, ठीक? बाकी सब जहां से आपने याद कर रखा है पहले वो याद करना है, इसमें फालतू नहीं मेहनत लगाने लगना, ये सब पढ़ने लगो, कुछ जरूरी नहीं है और। क्लियर है? तो ब्रेक लो, 10 मिनट, वापस आओ, कंटिन्यू करेंगे निघंटु वाला पार्ट। थैंक यू।